पुनः अपने प्यारे यूट्यूब चैनल HSC कैंपस में। तो बच्चे आज के इस सेशन में हम लोग जुड़े हुए हैं मैथमेटिक्स मॉडल सेट 2019 का सेट 2 का सॉल्यूशन देखने के लिए। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। आपको मालूम है ना कि सेट को हम लोग दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। एक तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर आपको लिखने आता होगा और एक तरीका होता है जिसमें आप एलिमेंट को एकदम से देख करके काम करते हैं, जिसे आप रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कहा करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी और उसके अकॉर्डिंग हम सेट को बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसे हम ब्रेक करते हैं। x आपको मालूम है ना मिडिल पार्ट को आप स्प्लिट कैसे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा x प्लस 2 और यह आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 और एक और वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आप मुझे प्राप्त होगा 1 और माइनस 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए में है 1 माइनस 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है a इक्वल टू ए का एलिमेंट दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और बी का एलिमेंट दिया हुआ है ए आई और यू। तो फाइंड करना है ए यूनियन बी। आपको यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स को लिख दीजिए, बस जो 2 बार आया है उसको हटा करके एक बार लिख दीजिएगा। तो ए आया है, ई भी आया है, आई भी आया है, ओ भी आया है और यू भी आया है। तो देखते हैं कि कौन से में है। तो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए पी ए इज इक्वल टू 5 यानी कि नल सेट, उसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो आपको मालूम है कि आपको एलिमेंट को काउंट करना होता है तो 2 टू द पावर n यूज करते हैं। n क्या होता है, तो n जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर a 5 है, 5 का मतलब उसमें एलिमेंट कितना है, 0 है। और आप तो जानते हो कि किसी का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है a और b 2 सेट हैं, तो इस प्रकार के हैं कि n ऑफ a 17 है, एन ऑफ बी 23 है, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 38। तो फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको फार्मूला याद रखना होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी के निकालने का फार्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। सबका वैल्यू दिया हुआ है, हम उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। कितना हो जाएगा, 40 माइनस 38 यानी कि आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 इसका सही उत्तर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3,1। तो यहाँ हमसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और y माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी x इक्वल टू क्या मिल गया 2 और y इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी y की वैल्यू कितनी मिल गई 3। तो एक बार मुझे 2 मिल रहा है, एक बार 3 मिल रहा है। तो मेरा आंसर होगा 2,3, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए में है 2,3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a इक्वल टू 1 2, ए का एलिमेंट है 1 2, बी का एलिमेंट है 2 3 और सी का एलिमेंट है 3,4। तो हमसे पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है आप कॉमन एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो देखें बी में देखिए 2 और 3 है और सी में 3 और 4 है। तो बी इंटरसेक्शन सी यानी कॉमन कौन सा है, तो कॉमन कितना है 3 है। अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए में है 1,2 दिया हुआ है और 3 से इसको क्रॉस कराना है। तो क्या हो जाएगा, जब इसे आप क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको 1,3 और क्या मिलेगा 2,3। तो 1,3 और 2,3 देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ऑप्शन नंबर बी में है 1,3 और 2,3।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x माइनस 5 और पूछ रहा है आपसे एफ ऑफ जीरो। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दीजिए जीरो। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखेंगे तो 2 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी क्या बचा -5। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि -5। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 4। देखिए बच्चे, इसे अगर हमें रियल बनाना है तो एक बात तो फिक्स है कि हमें क्या करना होगा कि ऑलवेज ऐसा वैल्यू आना चाहिए जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाए, तभी हम रियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रियल वैल्यू हमें अगर जीरो या जीरो से अधिक चाहिए तो रियल होगा, अदरवाइज इमेजिनरी होगा। तो अगर हम यहाँ पर 4 रख देते हैं तो 4 में से 4 खत्म, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि यह कहाँ पर जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वह यह हो रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू हमें क्या रखना होगा 4। अगर हम लेस देन रखेंगे तो मेरा आंसर किस में चला जाएगा, माइनस में, और माइनस में जाएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्सप्रेस 75 डिग्री इन रेडियन मेजरमेंट। बच्चे आपको मालूम है कि डिग्री को जब आप रेडियन में करते हैं तो पाई बटे 180 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। काट देते हैं तो कितना बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 के टेबल में 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 12 बार में, यानी कि मेरा हो गया 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। तो हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, 5 पाई बाई 12। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है tan थीटा इक्वल टू 5/12 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे अब देखिए बच्चे, आपको ये वाला हरदम याद रखना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, सेकंड अंदर में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर में tan पॉजिटिव होता है और फोर्थ में cos पॉजिटिव हो जाता है। इनका उल्टा वाला जैसे tan का cot ना। तो अब यहाँ देखिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा दिया हुआ है 5/12 यानी कि पॉजिटिव, और बाकी जितने वैल्यू होंगे साइन कॉस का वैल्यू वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 5/12। आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि साइन मुझे चाहिए तो साइन के लिए h चाहिए ही चाहिए। तो h निकालने का कंडीशन जानते हैं, p² जोड़ b², और p मेरे पास कितना है 5 का स्क्वायर और b कितना है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो कितना हो जाएगा 169, और 169 किसका वर्गमूल होता है, तो 169 13 का। तो h की भी वैल्यू मिल गई, p भी है ही। तो हम यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहले हम साइन थीटा निकालते हैं यानी p/h निकालने की कोशिश करते हैं। p है हमारे पास 5 और h है हमारे पास, h अभी हमने निकाल रखा है 13। चूंकि tan या जो वैल्यू थीटा का दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/13। कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h और b की वैल्यू दी गई है 12 और h में हो जाएगा 13। तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, माइनस, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है और हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और बाकी सारे के निगेटिव हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग जो कंडीशन पूछ रहा है, हमसे कंडीशन पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपने निकाल रखा है 5/13 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आपने निकाल रखा है -12/13। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, एलसीएम लिए 13 -5 + 12 यानी कि कितना हो जाएगा 7 हो गया, 7/13। 7/13 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में है 7/13। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 + sin 20 अपॉन cos 20 माइनस sin 20। देखिए अब अगर यहाँ पर भी सवाल बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास यहाँ ऑप्शन दे करके बांध दिया है कि आपको उसी रास्ता में आगे बढ़ना है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो tan के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि ये जो वैल्यू है इसे हम tan के जैसा लेकर के आ जाए, और tan के वैल्यू लाइक अगर ले आएंगे तो फिर हम आप आसानी से ऑप्शन की ओर जा सकते हैं। देखिए अगर हमें tan चाहिए तो अगर हम साइन में कॉस कर दे, साइन बटे में कॉस कर दे तो हम आराम से tan मिल जाएगा। तो हम उसी करने के चलते हम क्या करते हैं कि जो हमारा सवाल है ऊपर नीचे में cos थीटा जो हमारा वैल्यू है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, आप ध्यान देंगे यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये कट जाएगा 1, ये कट जाएगा 1। ऐसा करेंगे तो आपके पास होगा 1 + sin
कॉस आप जानते हो tan यानी कि tan 20 और नीचे में भी हो जाएगा 1 माइनस tan 20। एक काम करेंगे बच्चे, आपको फार्मूला याद होगा कि अगर हम लोग ऐसा जो कंडीशन बन रहा है, अगर सिर्फ इस जगह पर यहाँ पर अगर tan a हो जाता फिर आसानी से काम हो जाता। तो हम क्या करते हैं कि अगले वाले स्टेप में 1 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 20 कर देते हैं। आप तो जानते हैं ना कि tan 45 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो 1 अगर वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ फार्मूला बन जाएगा 1 मतलब tan 45 और tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b अगर हम लगा देते हैं तो फार्मूला हो जाता है tan a प्लस b का, tan a प्लस b का। और a कितना है 45 यानी 45 अभी रखे ही थे, और 20 यानी कि कितना हो गया बच्चे tan 65। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि tan 65। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा। देखिए यहाँ भी आपको पहले ही समझना होगा कि हमें किधर जाना है। तो यहाँ अभी देखिए बच्चे, आपको कॉट और टेन के रूप में जाना है, तो कोशिश करना है कि जो ये कॉस की वैल्यू है इसको इस प्रकार से हम ब्रेक कर ले कि हम कॉट या टेन के रूप में जा सकें। फार्मूला देखिए बच्चे बहुत सारा होता है, बस आपको करना होता है कि कौन सा फार्मूला हम यहाँ यूज करें कि हम ऑप्शन के पास बहुत ही जल्दी पहुँच जाएँ, क्योंकि आप जानते हैं MCQ है, टाइम भी कम रहता है, तो सवाल उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बच्चे आप जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप तो जानते हो ना cos 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखें मेरे पास क्या हो गया, एक और एक 2, और यहाँ भी हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोनों में से हम 2 को कॉमन करें तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान देंगे, बटा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब आप बच्चे याद करिए कि आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ऊपर में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में मेरा क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे हम इसको ब्रेक कर दे तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका मतलब होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉट थीटा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3x इज इक्वल टू 1, tan 3x इज इक्वल टू 1। तो बच्चे आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, tan 3x इक्वल टू 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 यानी कि पाई बाई 4 हम लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चे, आप एक फार्मूला पढ़े थे, याद होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू, जब tan अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता है n पाई प्लस पाई बाई, माने n पाई बाई प्लस अल्फा, n पाई बाई प्लस अल्फा। वही चीज़ हम यहाँ भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास भी क्या मिल गया, एक तरफ tan थीटा मिल गया और एक तरफ tan अल्फा मिल गया, तो हम लोग उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n पाई प्लस पाई बाई 4। अब देखिए बच्चे, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जो गुना में है नीचे आएगा तो क्या हमें चला जाएगा भागा में, तो n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4 इंटू 3 यानी कि 12, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। देखेंगे हमारा ऑप्शन कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी में है n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। देखिए, आप आसानी से चाहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो फार्मूला यूज करिए और आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 1/2। आप यहाँ देखेंगे sin x इज इक्वल टू 1/2 दिया है, तो 1/2 यानी कि sin पाई बाई 6 का वैल्यू हो जाता है 1/2, तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू तो मुझे मिल गया पाई बाई 6। और आप जानते हो कि एक और बार ऐसा कंडीशन होता है। देखिए फार्मूला बहुत सारा है, आपको जल्दी से जो फार्मूला याद आ जाए उसी से सॉल्व करना है। पाई माइनस पाई बाई 6 यहाँ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो 5 पाई बाई 6 और पाई बाई 6 दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो आपके ऑप्शन होंगे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा का पावर n इज इक्वल टू 1। पहले आप करिए बच्चे, जो आपका सवाल दिया उसे रेशनलाइज करते हैं। अगर माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे प्लस से हो जाएगा। तो 1 ऊपर वाला क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देते हैं और नीचे वाले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो आई स्क्वायर यानी कि -1 प्लस 2 आयोटा, और सब पावर यहाँ पर क्या छूट रहा है, n। तो पावर क्या है, n भी हमारे साथ चल रहा है। और नीचे में हो जाएगा हमारा 1, और आई स्क्वायर में तो -1 यानी कि ये हो गया +1, और पावर में क्या हो गया, n। तो देखिए ये और ये कट गया, तो मेरा क्या मिला, थोड़ा हम एक स्टेप आगे लिखते हैं, आप लोग भी देखेंगे। 2i और बटे में 2, इसका पावर n, तो ये कट गया n, यानी कि क्या बचा मेरे पास, सिर्फ बच रहा है i का पावर n, और इधर क्या चल रहा था 1। अब यहाँ पर थोड़ा आपको बच्चे ध्यान देना है, i के पावर n इज इक्वल टू 1 आया। अब देखना है कि i का वैल्यू, i का कितना बड़ा पावर हम लेंगे कि 1 हो जाए। तो i का पावर 4 जो आप लेते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो i और i कैंसिल हो गया, तो n वैल्यू कितनी मिल गई, n बिकम्स कितना हो गया, 4। तो लिस्ट पोजीशन वैल्यू ऑफ n, यहाँ भी देखिए लिस्ट पोजीशन वैल्यू दिया है, इसलिए आपको 4 लेना है। ऐसे और भी वैल्यू आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर लिस्ट वैल्यू की बात किया गया है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा 5 का ऑप्शन नंबर डी। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पर इसे हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के बाद देखते हैं क्या आता है। नीचे में भी a प्लस बी और a माइनस बी पर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ हो जाएगा आयोटा, यानी कि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, यानी 1 माइनस आयोटा बटे में 2, 1 माइनस आयोटा बटे में 2। तो यहाँ ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन में ही नहीं है, अच्छा 16 का तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, शायद कोई प्रॉब्लम होगी, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 शायद ऑप्शन ही रॉन्ग हो सकता है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3। आप जानते हैं कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है तो उसका मॉडुलस निकालने के लिए आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फार्मूला का यूज करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी 1 + 3 4, और किसका है 4, 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। सभी को समझ में आ रहा है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बस कमेंट में ज़रूर बताना है कि हाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ताकि हमें भी आपके सहारे मोटिवेशन मिले, ताकि हम आप लोग के लिए और भी नए नए वीडियो लेकर के आ सकें। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए बच्चे, हम यहाँ रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4x और ये हो गया 3, तो x की वैल्यू फट से मुझे मिल गई 3/4। एक वैल्यू तो यहाँ मिल गया, यानी कि देखेंगे a और c के अंदर में बस मुझे चाहिए। अब हम इधर से इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर दे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आयोटा माइनस 6, ऐसे हो गया। आयोटा तो कैंसिल हो गए, और x के जगह पर हम क्या रख देंगे, 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आता है, चलिए देखते हैं कितना हो जाता है। 3 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/4, माइनस इधर आएगा तो +6 इज इक्वल टू वाई, और कितना हो गया 4, और यहाँ 24 और 9 33/4। तो y की वैल्यू मिल गई 33/4 और x की वैल्यू मिली थी 3/4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 3/4 और 33/4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सॉल्व x² + 2 इज इक्वल टू 0। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो x² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2। अब देखेंगे बच्चे, x² इज इक्वल टू -2 मिला, तो x इक्वल टू क्या मिल गया, √-2। अब जानते हैं कि अंदर के माइनस को
पॉजिटिव मिलाने के लिए हम एक आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आयोटा से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2i। और जब भी अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर है, और जब वो ब्रेक होता है तो प्लस और माइनस में रिजल्ट देता है। और ऐसे भी आपको याद है पावर 2 रहेगा तो √2 मिलेगा, और पावर 3 मिलेगा तो आपको 3 रूट मिलते हैं। मतलब जितना पावर होता है उतना ही रूट आपको फाइंड होता है। तो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ±√2i। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सॉल्व 5x - 3 < 3x + 1 को हमें सॉल्व करना है। तो क्या कर देंगे, 5x - 3, और अगर हम इधर में एक मिनट एक स्टेप को और आगे जंप कर देते हैं, इधर आ जाए तो -3x, और -3 को उस तरफ भेज दें, मतलब x वाले पार्ट को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ कर दें। यहाँ 2x और इधर कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितनी मिल गई, अच्छा ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ मुझे मिलेगा 2। ये कितना मिला, 2 मिला, यानी कि x की वैल्यू <2 हो जाएगी। तो 2 से छोटा देखेंगे कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। तो 2 से छोटा वैल्यू कौन दिया है, 1 0 -1। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसका आंसर होगा 20 का ऑप्शन ए होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1/6 + 1/7 = x/8। तो अब देखेंगे हम क्या करते हैं कि जो मल्टीप्लाई में है x/8 है, इसको हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 × 1/6 का फैक्टोरियल + 1/7 का फैक्टोरियल = x। अब देखेंगे इसे आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे। यहाँ पर 8 है, 8 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल के साथ है, तो 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल ले लेते हैं नीचे में भी, ताकि फैक्टोरियल 6 है और नीचे में फैक्टोरियल 7 है। तो अगला बार भी 8 मल्टीप्लाई करके 8 फैक्टोरियल 7 = x। ये से कट गया तो कितना हुआ, 8 7 में 56, और यहाँ आया 8, किसका वैल्यू आ जाएगा, x का। तो x का वैल्यू आ जाएगा 56 और 8 64। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है NC1 = 360। अब फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बस कुछ नहीं करना है, NCR का फॉर्मूला जानते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n -r, यानी कि n - 1 और फैक्टोरियल 1 1 है ही, तो = 360। आप इसे सॉल्व करते चलेंगे, हमसे समझ में आते रहेगा। n × n - 1 का फैक्टोरियल, नीचे में भी n - 1 का फैक्टोरियल = 360। अब क्या करना है, ये वाले से ये वाले को हम कैंसिल कर दिए तो मुझे क्या मिला, n = मिल गया, n = 360। तो n = हो गया 360। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि 360। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द बिहार, BIHAR, यानी इसमें टोटल कितने का वर्ड्स हैं, तो कितने लेटर हैं, 3 2 5। तो यानी कि मुझे 5 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। हम 5 बॉक्स को फॉर्म कर ले रहे हैं, 5 बॉक्स को हमने फॉर्म कर लिया। तो देखेंगे यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं, 5 है, और मुझे वर्ड्स पता करना है। तो देखेंगे बच्चे, पहला बार क्या कर रहा है, पहला बार में 5 पुट हो जाएगा, इसके बाद 4 पुट हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 गो तरीका से, इसका 2 तरीका से और इसका 1 तरीका से, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 5 का 20 × 60 120, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 120 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 16CR = 16CR + 2। अगर ऊपर में दोनों बराबर हो जाए तो नीचे के दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, तो ऊपर वाले के बराबर हो जाता है। तो 2R + 2 = 16। तो क्या हो जाएगा, 2R = 16 - 2, 2R = हो गया 6। तो R की वैल्यू कितनी मिल गई, R की वैल्यू मुझे मिल गई 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। 1 प्लस एक्स का पावर एन का एक्सपेंशन क्या होगा। तो आप याद रखेंगे, जैसे अगर बच्चे याद रखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप फाइंड करते थे तो क्या मिलता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 टर्म मिलते थे। इसका मतलब है कि जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा टर्म आपको मिल रहा है। तो पावर दिया है n, तो एक ज़्यादा टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, n प्लस 1। 25 का होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फाइंड द आरएस टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का आपको एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें आप बस याद रखेंगे, फार्मूला हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाएगा -1 टू द पावर n इंटू एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर r माइनस 1। तो 26 का आप ऑप्शन बी याद रखेंगे। ऐसे इसे डिराइव भी किया जाएगा, लेकिन डिराइव में थोड़ा सा लंबा जाता है। चलिए इसको याद कर लेना बच्चे, बस फार्मूला में यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1x बाई ए प्लस ए बाई एक्स का पावर 12। इसका मिडिल टर्म हमें फाइंड आउट करना है। देखिए आप जानते हैं कि जब आप मिडिल टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, पहले देखते हैं n कितने दिया गया है, n 12 दिया गया है। n 12 क्या है, इवेन है। और इवेन में आप मिडिल टर्म के लिए जानते हैं ना, n/2 प्लस 1वें टर्म को हम लेते हैं, यानी 12/2 जोड़ 1 यानी कितना, 6 + 1 7th टर्म आपको ज़रूरत है। तो 7th टर्म आपको ज़रूरत है। बस आपको एकदम से बनाना है सोच समझ करके। आपको 7th टर्म यानी T7, इसको आप लिख सकते हैं 6 + 1। अब देखेंगे बच्चे NCR, n की पावर मतलब टोटल कितना है 12c, उसमें से r की वैल्यू कितनी हो जाए, इसको r + 1 में आप निकालते हैं ना, तो 12c6। और पहला टर्म यानी x बाई ए, उसका पावर n माइनस r यानी 12 - 6। और अगला जो टर्म दिया गया है उसका पावर r यानी कि उसका पावर कितना हो जाएगा 6। अब बस इसे अच्छे से सॉल्व कर दीजिए और देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 12c6। और x का पावर देखेंगे, x बाई ए का पावर कितना हो जाएगा 6। और यहाँ दिया है a/x का पावर भी 6। देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ क्या बचा 12c6। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 12c6। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। एक एपी दिया हुआ है, इस पर नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है। इसमें आपको नंबर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू 4 दी गई है, d की वैल्यू 9 - 4 यानी कि 5 दी गई है। और an की वैल्यू देखिए, an की वैल्यू कितनी दी गई है 254। अब आप फार्मूला जानते हैं an = a + n - 1 इंटू d। अब उसको फार्मूला पर इसे आप रख दीजिए, 254 a के जगह पर 4, n मालूम नहीं है, n - 1 और d का वैल्यू हमने निकाल रखा है 5। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 254 - 4 250, और यहाँ हो जाएगा 5n - 5 यानी कि 255 = 5n। और इसे ब्रेक करेंगे, कितना बार में चला जाएगा 51 बार में। तो n की वैल्यू हो गई 51, n की वैल्यू हो गई 51, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी में है 51। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी व्हिच सम टू n टर्म्स इज n² + 4। आपको क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है। तो ऐसी स्थिति में बस आप ये कंडीशन लगा दीजिए Sn - Sn - 1। अब देखेंगे बच्चे आपके पास सम ऑफ nth टर्म दिया गया है n² + 4। एक कम टर्म का क्या हो जाता है n - 1 का स्क्वायर + 4 तो हो ही जाता। अब आप क्या करिए, जो अभी आपको हमने लिखा Tn = Sn - Sn - 1, यानी कि हमारा हो जाएगा, हमारा इस पे वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते n² + 4 माइनस n - 1 का होल स्क्वायर + 4 क्या हो जाएगा n² + 4। और यहाँ हो जाए हमारा, अगर इसको हम ब्रेक करें तो n² + 1 - 2n + 4। तो अब इसको एक कदम और आगे बढ़ते हैं, आगे वाले टर्म देखते हैं। तो क्या हो जाएगा n² + 4 माइनस n² - 1 + 2n - 4। ये और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया।
ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2n-1। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2n-1। सभी को समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 10। बहुत अच्छा सवाल है। जब भी आपको अर्थमेटिक मीन निकालने की जरूरत हो तो दोनों नंबर को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको लिख दीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 times and the fourth terms फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। यहाँ आपको जीपी में 7 टर्म यानी कि AR6 बोल रहा है, तो AR6 क्या है? 4th टर्म का 8 गुना है, तो 8 AR3 तो लिख ही सकते हैं, काट दीजिए, ए से कट गया, R यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यानी कि R³ की वैल्यू हो गई 8। और आपको कॉमन रेशियो यानी R पूछ रहा है तो 8 यानी कि ये तो हो जाएगा ना, ये तो देखिए क्यूब से क्यूब खत्म, R इक्वल टू क्या बच गया 2, R इज इक्वल टू क्या बच गया 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स इन द जीपी 1/27 + 1/9 + 1/3 +... यहाँ बच्चे ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी गई है 1/27 दिया हुआ है, और आर हम फाइंड आउट कर ही रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आर में 1/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27/1 हो जाएगा, इसे हम कैंसिल कर दें तो 3। तो आर की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 3। अब देखेंगे मुझे एन के हाउ मेनी टर्म्स, तो टर्म ही मालूम है तो एन तो लिख ही सकते हैं ARn-1, और एन है लास्ट टर्म यानी कि 243 1/27, और आर के वैल्यू हमने कितना निकाला था 3 का पावर n-1। अब देखेंगे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रिजल्ट आता है, तो क्या आ जाएगा 3 के पावर n-1 इज इक्वल टू 243 इंटू 27, 3 का पावर n-1। कोशिश करना है कि इसे हम ब्रेक करें। इसे हम 243 को तो लिख सकते हैं ना 81 गुना 3, और 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या हो सकता है। तो 81 यानी 27 81 3 2 5 यानी 3 का पावर हो गया 8, और 3 का पावर n-1, ये तो कैंसिल हो गया। n बराबर क्या हो जाएगा 8 जोड़ 1 यानी कि क्या मिल गया 9। पावर को हमने क्या किया n-1 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है a+1 a+3 आर इन जीपी देन फाइंड ए। तब मुझे फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे a2/a1 यानी a+1/a, इसके बाद a+3/a+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a+1 का हो जाएगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा a+3 इंटू में a। चलिए देखते हैं आगे इसको सॉल्व करके क्या हो जाता है। a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा a² + 3a, ये और ये कैंसिल हो गया। 2a में से 3a घटेगा तो क्या बचेगा a, और a की वैल्यू कितनी बच गई 1। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1C हो जाएगा, जो कि हमारा 33 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इफ, यहाँ आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है एंड ax + 9y + 1 आर परपेंडिकुलर देन फाइंड ए। परपेंडिकुलर के लिए तो आप जानते हैं कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है -1। अगर ऐसा कंडीशन मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि दिया गया जो पहला इक्वेशन है इससे हम m1 फाइंड करते हैं, और m1 फाइंड करने के लिए हमने बताया था -a/b कर दीजिए। a माने पहला वाला टर्म यानी -3, और b में हो गया हमारा -4। क्या आ जाएगा m1 की वैल्यू आ गई 3/4। तो सेकेंड वाले इक्वेशन में हम चलते हैं।
m2, वहाँ भी हम क्या फार्मूला आपको बता रहे हैं, बस माइनस a बाई बी कर देना है, मैंने पहला टर्म माइनस a हो गया, b मतलब 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हो गया ये 3 और माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू हो गया 4 तिहाई 12, a इक्वल टू हो गया 12। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12। समझ में आ रहा होगा सभी को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट 5,6 एंड हुज ग्रेडियंट इज 2। ग्रेडियंट का मतलब ढाल, स्लोप ना। आप तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब y माइनस y1 में क्या है हमारे पास 6 है और m दिया हुआ है 2, x माइनस x1 हो गया 5। अब देखिए कहाँ है ऐसा, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 5, जो कि आपके 35 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। 36 पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। आपको इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर पैरेलल लाइन के कंडीशन में आपको x और y 2 पॉइंट दिए रहते हैं तो आपको फार्मूला तो बताए थे ना कि फार्मूला होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड लगा देते थे। अगर ये ऐसे निकालना रहता था, एक इक्वेशन रहता था और पॉइंट दिया रहता था तो उससे डिस्टेंस निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार से याद करना है कि जब दो पैरेलल लाइंस दिए जाएं ना, तो दोनों पैरेलल लाइंस जो दिए जाएं तो उन पैरेलल लाइंस के लिए जब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप क्या करना है, अंतिम के दोनों कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, कांस्टेंट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डी माइनस सी अपॉन में वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका यूजफुल फार्मूला हो जाएगा। तो 36 यहाँ देखिए एक जनरल टर्म से जनरल इक्वेशन दिया हुआ है और इसी जनरल इक्वेशन से आपको सॉल्व कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई नंबर दिया रहता, नंबर वाला इक्वेशन रहता, तब आप यहाँ पर भी वही वैल्यू यूज करते और आपका आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 36 का इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी माइनस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चे समय कम है 11th के एग्जाम के लिए, इसलिए कुछ चीज़ें आपको याद करके भी चलनी होगी, क्योंकि अगर बहुत चीज़ अगर हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे डिराइव कर करके तो बहुत टाइम लग जाता है और चीज़ें प्राप्त भी नहीं होती है, जो कि बहुत ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा है कि कुछ याद कर लीजिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का देखिए इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y बराबर 5। आप जानते हैं ना कि सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वह किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब आपको सेंटर निकालने की बात होती है कि इसमें से आपको सेंटर फाइंड आउट करना है, तो सेंटर के लिए आप यूज करते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब देखें जो इक्वेशन है आपके पास, देखिए थर्ड वाले पार्ट से आप 2g का वैल्यू निकाल सकते हैं और फोर्थ वाले पार्ट से आप f का वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो 2gx, तो हम 2g इज इक्वल टू -8 लिख देते हैं, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। इधर चलते हैं तो 2f इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -2। मुझे सेंटर निकालते इसमें फार्मूला में जरूरत पड़ता है -g और -f, तो मुझे ज़रूरत किसकी है, -g और -f की। जब माइनस हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, यानी f g की वैल्यू 4 मिल जाएगी और f की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो हमारा जो सेंटर का जो इक्वेशन हो, सेंटर जो फाइंड आउट होगा उसमें x के जगह पर 4 हो, g के जगह पर 4 और f के जगह पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा 4,2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो देखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड पैराबोला का कंडीशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आप जानते हैं फार्मूला होता है 8x को ऐसा ब्रेक कीजिए कि इसमें से 4 बाहर आ जाए और भी कुछ निकल के आ जाए, तो इसे हम बच्चे ऐसा भी तो कर सकते हैं 4 × 2 × x। तो यहाँ
यहाँ से देखिए कंपैरिजन करिए, 4 के 4 हो गया, ठीक है। ए की जगह पर मुझे कितना मिल गया 2। तो इस कंडीशन में आपको फोकस जो जरूरत पड़ता है लेफ्ट हैंडेड पाराबोला में, वहाँ फोकस क्या हो जाता है a,0। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई है हमारे पास, ए की वैल्यू -2 और यहाँ पर 0। तो मेरा जो फोकस होगा वो होगा -2,0। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए -2,0। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा ये तो 50 वाला क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन से अच्छा होता है कि प्रैक्टिस होता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स x² + 25 + y² बराबर 1। इसे आपको मालूम है ना, x² यानी 5 का स्क्वायर, y² b² यानी कि 4 का स्क्वायर = 1। अब एक बात आप याद रखेंगे कि यदि a² > b² हो जाए तो इस कंडीशन में जो हॉरिजेंटल एलिप्स होता है, इस हॉरिजेंटल एलिप्स में हमें लेंथ फाइंड आउट करना होता है मेजर एक्सिस ऑफ द, पूछा ही है मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, तो हम फार्मूला यूज करते हैं 2b। अब यहाँ पर 2a फाइंड आउट करते हैं, b नहीं, इसमें नहीं, 2a। तो 2a कितना है हमारे पास, 25 का 5 हुआ था यानी कि 10। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10। समझ में आ रहा है ना सभी को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा क्या बोला रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 पर फाइंड द इक्वेशन टू द हाइपरबोला रेफर टू इट्स एक्सेस एज कोऑर्डिनेट एक्सेस हुज ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सेस आर रिस्पेक्टिवली 3 और 4। अब देखिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको याद होना चाहिए, x² / a² - y² / b² = 1। अब देखते हैं आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस के बारे में बताया हुआ है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि 2a और कंजुगेट एक्सिस का मतलब 2b। तो 2a = कितना है आपके पास 3 और 2b = 4 है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। हाँ 3/2 ठीक है, और b की वैल्यू आ जाएगी 2। और अभी आपने इक्वेशन देखा था x² / a² - y² / b²। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। तो x² यहाँ पर तो कितना आ जाता था 3/2 यानी कि 4x² में 9 और y² में b की वैल्यू 2 आई थी, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 = 1। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में तो ऐसे नहीं है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 36 आ जाएगा। और तो यानी क्या आ गया 16x² - 9y² = 1। तो 16x² - 9y² = 36। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन मिला हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16x² - 9y² = 36। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। 2 पॉइंट दिया, मान लेते एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो आप 3 पॉइंट जब दिए रहते हैं तो आपको याद है x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर + z2 - z1 का स्क्वायर। बस उसी फार्मूला को यूज करते हैं, -4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कर लेते हैं प्लस -2 और -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा -5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, 3 का स्क्वायर 9, फिर हो गया 25 यानी कि कितना मिल गया 59 √59। तो 41 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि √59। इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पिछला बार सारे के सारे मॉडल सेट में ये चीज़ आया था और मैंने बताया भी है। कुछ नहीं करना है, जब भी कोई ऐसा सवाल दिखे लिमिट x → 0, x⁻n दिखे -1 और नीचे में भी x दिखे, तो बस सीधे से ऊपर वाला n को लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, अगर इसको इस प्रकार से आप देखेंगे सवाल को तो यहाँ भी आपको n दिखेगा। तो बस क्या कर दो बच्चे, यहाँ पर सिर्फ 5 लिख दीजिए, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन होगा 42 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है फाइंड, और लिमिट दिया हुआ है। अब देखिए ऐसा कंडीशन है, यहाँ हम इसमें
इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट रखें तो नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 बच्चे, अच्छा हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसे अलग अलग बाई पार्ट कर देते हैं, बाई पार्ट करेंगे तो शायद और भी हो जाए। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा x cos x बटा b sin x, ये सभी के लिए लिमिट लगा हुआ है। अब बच्चे आपको याद होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 x बटे में sin x, तो वैल्यू क्या हो जाती है 1, और यहाँ भी देखिए हम वही चीज़ करेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरा हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा a बाई बी प्लस, अब देखेंगे x टेंस टू 0 क्या हो गया था, x बाई साइन एक्स का तो 1 हो गया, तो क्या बचा cos x बटे में b, और यहाँ पर जब आप वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो मेरा क्या हो जाएगा a बाई बी प्लस 1 बाई बी, बस फट से एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस 1 बाई बी, तो a प्लस 1 बाई बी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए में है a प्लस 1 बाई बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और देन फाइंड करना है एफ डैश, F1 लिखता है नहीं, वो डैश ही समझना है। तो फर्स्ट टाइम इसका हमें क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन में आपको बताए थे x के पावर n, तो n x n माइनस 1, पिछला वीडियो में सब चीज़ ये सब बताया गया है। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ax, क्योंकि पावर क्या है 2 है तो एक पावर कम हो जाएगा, तो 2ax, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा b। अब पूछ रहा है कि 1 रखा जाए, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बाद आप क्या करें कि x के जगह पर क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2a इंटू 1 प्लस बी, तो क्या हो गया मेरा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और देखिए कहाँ है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी आपके ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी में है 2a प्लस बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x का पावर n। अब देखिए बच्चे डायरेक्ट अगर इसे आप बनाने जाएंगे तो ये गलती हो जाएगा। मान लेते हैं साइन x को कुछ आप सोच लीजिए, अगर साइन x को आप टी एस कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है आप ले लीजिए, तो x के पावर n हो जाएगा, तो n x n माइनस 1 तो होगा ही, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो इस प्रकार से 45 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आप एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा, आराम से जाएगा, क्योंकि दो चीज आप डिफरेंशिएशन में याद केवल रखना है, x के पावर n तो n x n माइनस 1, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है PA इज इक्वल टू 4/9। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है, ऑड इन फेवर्स, तो आपको क्या करना है 9 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। तो आप ऐसा ब्रेक करिए कि ऊपर वाला जब दोनों सेम हो जाए आप आराम से सवाल बना सकते हैं। तो देखें 4/4 तो हो गया। अब आप क्या कीजिए कि इसे ऐसा समझिए कि P/Q प्लस P है, यानी P की जगह पर 4 हो जाए और Q की जगह पर क्या हो गया 5 हो जाएगा। और इसका हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो P/Q, तो P की जगह पर हमने रखा है 4 और Q की जगह पर रखा है 5, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 4/5, 4/5, जो कि आपके ऑप्शन 46 का ऑप्शन नंबर सी में है 4/5। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है PA PB और यूनियन दिया हुआ है, फाइंड करना है PA इंटरसेक्शन B। तो आप बच्चे PA इंटरसेक्शन B निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, PA प्लस PB माइनस P ऑफ A यूनियन B कितना हो जाएगा। अब चलिए इन लोगों का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। एलसीएम हो जाएगा 45 और कितना हो गया 3 से 15, 15 दूनी का 30, 9 पचे 45, और यहाँ हो गया 5 चौका 20, 5 9 45, 36, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 36 अपॉन में 45, यानी कि कितना हो जाएगा मेरा हो जाएगा, घटाएंगे तो 14/45, तो 47 का होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बच्चे अगर आपको बहुत अच्छा समझना रहता है ना, तो आप पेपर वर्क करते चलिए, साथ साथ अगर आप बनाते चलिएगा तो आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो 52 कार्ड है, उसमें से 3 कार्ड को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, खींच लिया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 क्वीन, तो आपको क्या प्राप्त करना है, 3 गो क्वीन प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्या होता है क्वीन 4, तो 4 C3 52 C3, जो कि आपका
ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी 4C3 52C3, क्योंकि आप 4 क्यों निकालते हो उसमें से 3 क्यों आपको लेना ही है, तो क्या हो जाएगा 4C3/52C3, तो 48 का होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, इफ मीन ऑफ 100 टर्म्स इन 50 टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 2 3 5000। 5000 कहाँ है आपके ऑप्शन में, तो 49 का हो गया ऑप्शन नंबर ए 5000। क्लियर है। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है राइट द बाई कंडीशनल ऑफ द स्टेटमेंट इन सिंबल। देखिए यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, P दिया हुआ है सो दैट x इज एन इंटीजर और Q दिया है x इज ए x इज ए नेचुरल नंबर। पहला कंडीशन कह रहा है P इफ एंड ओनली इफ Q, P इम्प्लाइज हो जाएगा Q, और देखिए ये वाला जो याद रखना बच्चे, कुछ सिंबल है, इस सिंबल को याद रखेंगे। यह क्या लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। यह सिंबल दिया गया है इम्प्लाइज का। ये जो सिंबल रहता है ऐसा वाला, इसको बोलते हैं और, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं या, और ये वाला जो सिंबल होता है ये किसका हो जाता है, एंड का। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड तो होगा नहीं क्योंकि x इज एन इंटीजर एंड x नेचुरल, ये तो बात नहीं और भी नहीं। तो ये जो बाई कंडीशनल बातें होती हैं तो अधिकतर केसों में ये क्या बन जाता है, इफ एंड ओनली इफ। तो आपका 50 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि x एक पूर्णांक है और x एक प्राकृतिक संख्या है। सारे प्राकृतिक संख्या तो पूर्णांक संख्या के अंदर आ ही जाते हैं। हाँ, तो चलिए 50 का हुआ हमारा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से हमने 2019 का सेट 2 मैथ्स का मॉडल सेट 2 को सॉल्व किया। तो इसमें एक एक क्वेश्चन को हमने ब्रीफली तरीके से आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय।